एक्झॅक्ट उत्तर आहे. माझा प्रश्न आहे ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेंगे? वहां पे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दे मे नॉट बिहेव एंड वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टिल वी हैव टू बेयर देम, isn't it? What in that? So the question is, if we use this logic in case of state, can we not use the same logic in case of center? पहले हम लोग ऊपर ऐसे देखा हमने, अब ऐसे देखते हैं. I hope you are all getting this. और इसीलिए मैंने बात की थी, आपको पूछा था प्लेजर रूल का क्या रोल होना चाहिए. लेकिन फिर भी whatever she said, I will just add into it a little bit to make more sense. The provision, this provision with respect to the states, that in case of state emergency, center will take care and there would be no prime minister and council of ministers, right? Chief minister, please आप उस context में समझ लो. कभी तो ये तार गड़बड़ हो चुकी है शायद. झोप झाली पाहिजे सामने. तरच फंक्शन करतो बेन नाही का. I have got a very good book recently. मैंने आपको बताया लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, मैंने बताया था. मस्त बुक है, अगर आपको कभी मिले तो पढ़ लेना. So I'm into it these days. So it takes little time. कभी-कभी छोड़ना नहीं अच्छा लगता ना, बीच में आप पढ़ रहे हो, लिंक लगा हो. लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम मस्त पुस्तक है. You will enjoy. आर्टिकल 21 उसके ऊपर आपको शायद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एक्स्ट्रा. जब आप आईएएस बन जाओगे तब पढ़ना. उससे पहले जरूरत मी ज्यादा सांगितलं तर विसरून जा सगळं. कोणतं पुस्तक ओढेल. Yes, so you have to read this particular provision with that history and historical circumstances existing at the time of framing of the constitution. लक्ष्य रखो. हमें ये प्रोविजन ऐसा क्यों है, स्टेट के साथ ही ये क्यों हमारे पास हमें ऐसा दिखता है. आपको ये प्रोविजन को उठा के उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रखना पड़ेगा ये समझने के लिए कि क्यों प्रेसिडेंट रूल ऐसा है और क्यों हम लोग स्टेट को और स्टेट चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को निकालते हैं पूरा और स्टेट को बिल्कुल गवर्नर के हवाले छोड़ देते हैं. ये प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ये डेफिनेटली लिखा गया कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर. ऐसे लिखने के बाद भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन वो दो पॉसिबिलिटीज क्यों क्रिएट करता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फिर गवर्नमेंट नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ये दो पॉसिबिलिटीज क्यों इमेजिन करता है. आपको क्या आपको नहीं लगता है इसमें से कोई दे माइट बी सस्पिशियस अबाउट सम. ऐसे क्यों किसी ने सोचा रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चलेगा. ऐसे क्यों सोचा रहेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. ये क्यों है जो भी था वो प्रोविजन था. आपने पहले ये पूछना चाहिए सर ये था है ही क्यों. मतलब if the government is to abide by the constitution, there is no possibility that it should violate the constitution. We should assume that it will follow the constitution. By any means it must. Why are we assuming the possibility that the state may not? And that may not became so occupying an idea for constitution makers that they brought it into constitution itself. ऐसा क्या हुआ रहेगा. तो वही है, your India then that time was not the same India that we see today. आज शायद कोई स्टेट गवर्नमेंट ये ना करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट. उस वक्त जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी. करते था. With that background, if you look at the provision, you will immediately get what is the issue. है ना. लेकिन तो फिर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स had a guarantee that the central government would always follow constitution. Ambedkar has voiced those concerns also in the Constituent Assembly, saying that I have no faith in the legislators, those who would sit in the parliament, influenced by political reasons and political motives. Right? They may try to subvert the constitution. करते का. Right? ये इसीलिए judicial review है. To catch hold of that possibility and to do away with it. करते का. And इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि उनके स्पीच में भी 4 नवंबर के डॉक्टर अम्बेडकर ये नहीं बोल रहे कि योर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इज एब्सोल्युटली बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ही मे नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी टू इट बट ही कैन रिजेक्ट इट. करेक्ट तुम्हारा. इन चीजों को सोचो, जितना सोचोगे शायद मेरे ख्याल से आपको और सकता है. चलिए कोई बात नहीं, बट वेरी गुड. मेरा आंसर वाज नाइस. आगे चलते हैं. जायचं पुढे. So what she said is because the government at the state level is not constitutional, in fact not following the constitutional principles, asking the same government, asking the same council of ministers and chief minister to run the government, right, would be again unconstitutional, right? It is not constitutional either. That's about it. President and the council of ministers, constitutional interactions. Now this is confusing. First paragraph itself. चलिए देखिए क्या लिखा हुआ. ध्यान से देखना इसको. आर्टिकल 53 says that the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. 53 बोलता है the executive power of the union shall be vested in him and he shall exercise those powers either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. आगे बढ़ते हैं.
Article 74 must be read alongside the provision, this provision, to make sense of it. Correct? काय 53 में क्या लिखा हुआ? प्रेसिडेंट के पास पावर है. यूनियन का पावर किसके पास है? बोला कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल है 53. मैंने तैयार किया. क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट के पास पावर है. यूनियन का पूरा पावर shall be vested in who shall use that power either directly or officers, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, subordinate to him in accordance with this constitution. इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से उन्होंने वो पावर को यूज किया. ठीक, एंड नहीं लिखा हुआ और है, डायरेक्टली नहीं यूज करे. ठीक, हम आगे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 मस्ट बी रीड अलोंग विद दिस प्रोविजन टू मेक सेंस. क्योंकि आपको आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में क्या लिखता है? देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द हेड ऑफ व्हिच देयर विल बी प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट अकॉर्डिंगली. Right? The very existence of council of ministers and prime ministers is basically to aid and advise president. Just remove the second part of it. Aid and advise one. Council of ministers and prime ministers have no duty under constitution. बेमतलब के कोई काम नहीं उनके. अगर आप प्रेसिडेंट का ये जो पार्ट निकाल दो वहां से, उनका एग्जिस्टेंस ही इस चीज के लिए कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस, बाकी किसी काम के नहीं. मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण अब थोड़ा ध्यान देके सुनो. मैं ये बोल रहा हूँ, आपका आर्टिकल ऐसे नहीं चालू होता. The powers of the president will be used and exercised formally, actually by prime minister who will appoint the council of ministers to aid and advise him. ऐसे नहीं. Prime minister is not center of that article. Article 74 clause 1 का center prime minister नहीं है, focus prime minister नहीं है, वो चालू नहीं होता prime minister से. 53 क्या बोलता है देखो, executive power of the union shall be vested in the president. Who is the focus of this article? Office of president is the focus of the article. वहां पे बोलते हैं there shall be council of ministers. कुछ समझा आपको इसमें? इतने में article 74 को हम लोग चालू करें, there shall be council of ministers. इसमें कुछ समझा आपको? कुछ मीनिंग आपको कंक्लूड कर सकते हो इसमें? कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते हम लोग, है ना. There shall be council of ministers at the head of which there will be prime minister. फुल स्टॉप लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे. चलिए फुल स्टॉप लगा देते हैं. इसमें से क्या कंक्लूड कर पाओगे आप? There shall be council of ministers at the head of which there will be prime minister. Full stop. Does this give any meaning, any conclusion, any direct indication towards anything? कुछ नहीं. So there shall be council of ministers at the head of which there will be prime minister to aid and advise president. उनका काम ही है aid and advise president. So they have been relegated to the position of advisory body. करेगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का बताओ, है ना. It is inaugurated in its inaugural form. Article 74 clause 1 had a nebulous core. There shall be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise president in exercise of his functions. Notice that the provision demoted prime minister, demoted the prime minister and the council of ministers to an advisory capacity. Nothing therein made ministerial advice binding on the president. Original constitution. President के ऊपर binding नहीं था advice. Your prime minister and council of ministers have been demoted to the role of advisory body. In addition, अच्छा चलिए इतने में नहीं मानो आप, है ना. इतने में कैसे मान लोगे? ये सही नहीं होगा. In addition to that, Article 78 casts a duty on prime minister. Casts a duty on prime minister to communicate to the president all decisions of council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation and furnish information on these matters if sought. अगर आपके प्रेसिडेंट पूछेंगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन देना. Cannot deny. There is no chance that he can. Prime Minister cannot seek any information from President. Taken together. अच्छा प्लेजर रूल वाला आर्टिकल तो रखेंगे. प्लेजर रूल भी इधर डाल दो आप. प्लेजर रूल that Prime Minister and Council of Ministers hold office at the pleasure of, उसको भी ऐड कर दो. Taken together, these provisions lend credibility to the idea of real, not formal aid of the union. करेगा. सबको समझा कुछ नहीं? इन चीजों को हम लोग एक साथ रखें और देखें तो हमें इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि शायद ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रियल हेड ऑफ द यूनियन की बात कर रहा था, ना कि फॉर्मल हेड ऑफ द यूनियन की बात करते. तो भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. अब तो अमेंडेड है ना, तो आप तो गलत बता रहे. क्या आपने 78 भी अमेंड कर लिया? ये क्या आपने 53 अमेंड कर लिया? क्या आपने 74 को कर दिया? आपने अमेंड प्लेजर रूल वाला आर्टिकल अमेंड किया क्या? जहां जहां प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन की जरूरत है या फिर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फैक्शन एंड प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन ऐड कर दो. तब हम लोग बिल्कुल मान सकते हैं फॉर्मल हेड है आपके प्रेसिडेंट. जहां जहां पे प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिप्शन है वहां पे ऐड कर दो प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिप्शन. तब तो फॉर्मल हेड माना जाए. चलो आर्टिकल 78 और 53 को पेमेंट कर दो. That the executive power of the union shall be vested in the prime minister and executive power of the union shall be vested in the council of ministers headed by prime minister and shall be exercised by them either directly or through officers subordinate to them
इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हो सकता था आर्टिकल, अभी भी हो सकता है, अमेंड करें। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली एडवाइस को बाइंडिंग नहीं रखा था प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के ऊपर। सो इट अपीयर्स दैट प्रोबब्ली योर कॉन्स्टिट्यूशन created a possibility of real constitutional head of the union and not the formal head of the union. और आपको याद है वो जो जस्टिस खन्ना थे ना, उन्होंने लिखा था वो वाला जजमेंट में केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, by amend what do you mean by amend? You cannot unmake something that has been already written in the constitution. You cannot write or you cannot amend constitution in a way that goes exactly opposite to what real constitution says. So what have we done then? आप सोचो, मैं इसके ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहता हूँ, आपका हर एक इंडिविजुअल का ओपिनियन अलग हो सकता है इस बारे में, लेकिन देखो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हमने 74 क्लॉज 1 की सिर्फ अमेंड किया हुआ है, बाकी तो आर्टिकल आज भी वैसे के वैसे। देखो 78 और 53 में कोई चेंज नहीं है, आज भी 78 आप सिर्फ 78 को 53 के साथ पढ़ के देखो। 53 क्या बोलता है? he should exercise those powers to officers subordinate to him according to this constitution। 78 को पढ़ो, वो बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर सबऑर्डिनेट है प्रेसिडेंट को, है ही अदरवाइज, है ना, तब तो वो दे आर इन सिंक, राइट? सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ड्यूटी देगा ना, मतलब सुपीरियर ऑफिसर, यस और नो? ये कैसे आप मान लोगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कल बनोगे आप डीएम, है ना, और आपके ऑफिस में जो स्वीपर होगा या फिर चपरासी होगा, ठीक, वो आपको एडवाइस देगा और आपके ऊपर वो बाइंडिंग होगा। अच्छा, स्वीपर चपरासी बहुत ही कम हो गया, लेकिन अदरवाइज अगर आप वैसे देख लो, सबऑर्डिनेट के एडवाइस कैसे बाइंडिंग हो सकती है? तो आप बोलोगे नहीं सर, वहां पे देखो आपने पढ़ा नहीं, इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में 74 क्लॉज 1 बोलता है कि एडवाइस बाइंडिंग है ना? सही है ना? राइट? पहले तो नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, इतना समझा आपको मैंने क्या बोला? पॉसिबिलिटी समझिए, आपको क्या पॉसिबिलिटी है, पहले क्या था, अभी क्या है, और हमने अभी क्या चेंज किया, बस इतना भी अगर आपको समझ में आए तो इतना सफिशिएंट है फिलहाल, क्योंकि आप में से सब लोग ये जानते हो 74 क्लॉज 1 में क्या चेंज, शल और विल, इतना तो मालूम है ना आपको, एडवाइस बाइंडिंग कर दिया गया इन 76 42nd अमेंडमेंट इन 76, राइट? उसने वो चेंज कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा पूरे हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो इंटरेक्शंस है, उनमें जो रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आपके सिलेबस में आप देखो, आपके सिलेबस में वो पॉइंट है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर with executive power vested in him, the president, it seemed, had discretion to exercise them directly or in the interest of efficacy delegate the same to subordinate officers। पूरा काम अकेले प्रेसिडेंट नहीं देख पाएंगे, सिंपल सी तो चीज है ना। तो फंक्शनैलिटी इस चीज की मेंटेन करने के लिए हम लोग बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट में डेलीगेट सम ऑफ हिज फंक्शंस, यू नो, टू सबऑर्डिनेट्स, करेक्ट? प्रेसिडेंट अपने सबऑर्डिनेट को फंक्शंस डेलीगेट करेंगे ना, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कौन है, are subordinate to him, so he is basically delegating those functions to subordinates, right? in the interest of efficiency in administration and governance को अच्छे से रखने के लिए, है ना, वो delegate करेंगे। The council of ministers subordinate to him in constitutional scheme performed an advisory role. He was free to accept or reject any advice tendered. He was free to accept and reject any advice given to him, right? What did we do? उतना चेंज कर दिया हमने। अच्छा, वो पूरा चेंज नहीं है, आगे चलते हैं। कड़ा ना तुम्हारा स्टेटमेंट कड़ा ना, चलिए आगे चलते। आरजे कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट रीड द प्रोविजंस डिफरेंटली, कोर्ट ने थोड़ा अलग से रीड किया। पब्लिशर्स ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक challenged the state's education policy, it violated their fundamental rights of freedom of trade and profession, they claim. The council of ministers, they argued, did not have authority to formulate restrictive policy. In rejecting the argument, the court held that the president has been made a formal head or a constitutional head। पहली बार आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि फॉर्मल हेड, real executive powers are vested in the ministers or the cabinet. With a majority in legislature, the cabinet concentrates in itself the virtual control of legislative and executive functions, the court said. And the most important question of policies are formulated by them. In other words, executive power in those who are collectively responsible to the legislature. In India, that is Council of Ministers. R.J. Kapoor is one of the landmark decisions so far as interpretation of Article 74 Clause 1 is concerned, and including Article 50. जो सुप्रीम कोर्ट ने आरजे कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हैज वेरी क्लियरली सेड, अच्छा ये क्या इशू क्या था, स्कूल टेक्स्ट बुक का इशू था, प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट एजेंसी के पास था, वो बाद में चेंज किया गया और स्टेट ने उसके ऊपर मोनोपोली एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो अंडर आर्टिकल 91G एंड 21 ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो भाई, तुम जब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो, है ना, इन्होंने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्गुमेंट ये आर्ग्यू डिड नॉट हैव अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ये अथॉरिटी नहीं, किसके पास होगी? प्रेसिडेंट के पास होगी ना, या फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं ये रिस्ट्रिक्शन डालने? कोर्ट ने रिजेक्ट किया आर्गुमेंट, और कोर्ट ने पहली बार ये बताया कि ये फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कौन? प्रेसिडेंट। अच्छा, ये कहां पढ़ोगे आप इसको अगर देखना है?
इसका बेस आपको मिलेगा जो मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। देखो आपको अगर कुछ पढ़ना है तो ऑथोरिटी होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में क्यों आप कोर्ट ने बोला ये फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आप क्यों मानोगे कोर्ट कुछ भी बोले? No, I mean to say that why should we accept the stand taken by if it is not based on authoritative reading of the text of the constitution? And to search for an authority, what are the things that you are going to rely on? Constituent assembly debates, because the framers of the constitution had authority over constitution, and their words are final words. So what we will do? Let's go back and search for an assembly. Court did that. Huh? So on 4th of November 1948, as I said, in that speech of Ambedkar, very first paragraph talks about this. And every time when you see the support is given, मैंने आपको अभी दूसरा साइड नहीं बताया, आप ध्यान दो। Every time when the support is given to this particular interpretation of being formal and constitutional aid, you will always go back and justify this on the basis of that first paragraph of Ambedkar's speech, inaugural one, saying that देखो अम्बेडकर ने बोला, हाँ भाई बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो स्पीच था ना सिर्फ, उसके बाद बना ना ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कुछ था। The second side that I want to talk about is this. वो तो स्पीच था, उस वक्त तो कोई अमेंडमेंट्स मूव नहीं होते, ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट जब रखा गया ना उसको दिया हुआ स्पीच है। तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए फिर? जब ये आर्टिकल्स की डिबेट हुई तब के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देखनी चाहिए, आपको नहीं देखने, मैं बता रहा हूँ। ऑथोरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या था? अल्टीमेटली दिस इज समथिंग दैट इज इन योर फ्रंट इज अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ ऑल डिबेट्स व्हिच टुक प्लेस इन द हाउस, एंड आफ्टर दैट यू हैव दिस लैंग्वेज ऑफ 53, 74 clause 1 and 78, and put together this language forces your prime minister and council of ministers to act as a subordinate to president and expects president, probably not as a formal head but as a real head. लेकिन हाँ, अभी आज की डेट में आरजे कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आपके लिए और हमारे लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पे आपकी कोर्ट ने बोला देखो भाई ये तो फॉर्मल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इससे ज्यादा इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। क्यों नहीं रखो? इसलिए नहीं रखो क्योंकि वो ही और शी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, तो डेमोक्रेसी में कौन सी डेमोक्रेसी है आपके पास? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। सही है कि गलत? तब तो कोर्ट ने बिल्कुल सही बोला, यार ये फॉर्मल हेड होंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में है ना, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्न करेंगे। एवरीबॉडी, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहले गलत था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने गलत लिखा था, तो देखिए वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है ना, ये गलत है। ठीक है, इन दोनों को आपको बैलेंस करके समझना पड़ेगा। कैसे बैलेंस किया जाए वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आपको यहां तक समझ में आया सबको? एवरीवन गुड। आगे चलते, शमशेर सिंह की अभी मैंने बात की थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? लोकसभा, तो उन्हीं के पास पावर होना चाहिए क्योंकि दे आर आंसरेबल टू पीपल। सही है कि गलत? सही है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल टेक्स्ट में तो कुछ और ही बोल रहा था, लेकिन है ना, और आपने भी अभी आपको बिल्कुल मालूम है कि आप आपके प्रेसिडेंट को एज अ पपेट देखते हो, मतलब सॉरी आई मीन टू से लाइक एज अ फॉर्मल हेड देखते हो, राइट? थोड़ा सा ध्यान देना, आगे चलते। आर्टिकल 53 and 74 therefore mean what article 75 says. This line of reasoning was developed in greater detail in Shamsher Singh reasoning range. 74 और 53 का कलेक्टिव मीनिंग क्या होगा? वो होगा जो 75 में लिखा गया। मतलब Shamsher Singh versus state of Punjab, 2 members of lower judiciary in Punjab were dismissed. The dismissal order was signed in the name of a governor, but in effect were ministerial decisions. The governor should have exercised this discretion, the appellant contended. appellant ने बोला यार गवर्नर के पास जो डिसीजन था जुडिशरी के 2 मेंबर को निकालने का, गवर्नर ने डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं यूज किया? उन्होंने डिस्क्रिप्शन यूज करना चाहिए था, ये तो मिनिस्टर के डिसीजंस थे। करेगा कोर्ट रिवर्स द क्लेम wherever the constitution requires the satisfaction of the president or the governor. It is not his personal satisfaction, but the satisfaction of council of ministers on whose aid and advice the president or governor generally exercises all his powers. है ना? क्या बोला कोर्ट ने? बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट। आप मेरे ख्याल से अभी न्यूज़पेपर आपने पढ़े रहेंगे तो यू माइट बी नोइंग दिस। गवर्नर वाले आर्टिकल्स में आया था शमशेर सिंह। मैंने पहले ही बताया था, मैं आपको जो मटेरियल दूंगा ना वो मटेरियल रहेगा कि जो आप डायरेक्टली आपके एग्जाम में यूज कर सकते। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है आपको, जिन्होंने पढ़ा है न्यूज़पेपर, ये शमशेर सिंह आपसे डेफिनेटली 1000% तुम्ही वाचलेली आहे। नॉट ते दुष्यंत दवेने अजून कोणतरी सुप्रीम कोर्ट ऍडव्होकेट आहेत त्यांच्या आर्टिकल मध्ये आले। चलिए कोई बात नहीं, क्या बोल रहा है आपका कोर्ट? कोर्ट ने बोला प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन और गवर्नर का सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन है ना? तो गवर्नर ने निकाला ना तुम्हें, घर चले जाओ, एंजॉय योर रिटायरमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर सैटिस्फाइड टू रिमूव यू, यू हैव बीन रिमूव्ड। गवर्नर कैन नॉट यूज डिस्क्रिप्शन। हेलो सर, ये प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा इंटरप्रिटेशन।
आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया नहीं कि हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आगे चलते हैं। It is fundamental principle of English constitutional law that the ministers must accept responsibility of the executive act, the court said. बिल्कुल सही है ना? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसके पास होनी चाहिए? मिनिस्टर के पास होना चाहिए, क्योंकि वही तो एक्चुअली, अगर हम लोग इंग्लिश पार्लियामेंट्री सॉरी या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें, जो हमने नहीं बोरो किया, वेस्टमिंस्टर मॉडल एज इट इज बोरो किया हमने, एज इट इज नहीं किया। कोर्ट तो बोल रहा है कि यार गवर्नर नहीं यूज कर सकता डिस्क्रिप्शन फिर, या फिर प्रेसिडेंट नहीं यूज कर सकते डिस्क्रिप्शन, एज इट इज बोरो किया रहे तो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी the court said the sovereign never acts alone but through the advisors who have confidence in the House of Commons. The rule is the same in India. Clearly British parliamentary conventions strongly perhaps exclusively mediated the court's reading of Indian provisions. Court relied on British parliamentary conventions, and I think, I don't know, but I think did not give an attention to something that is written in the form of a constitution. Conventions are not strong than written words. Instead of this British parliamentary convention, they should have read the articles. They should have read the provisions of 53, 74, and 78, and other articles of the Constitution to come to the conclusion. But ठीक है, आपके कोर्ट ने क्या बोला? British parliamentary convention. Shamsher Singh was significant. Leading up to it, the court spoke about presidential discretion in differing voices. Differing voices. यही आपका कोर्ट एक यूनिडायरेक्शनल बात नहीं करता, अलग-अलग बात करता। अभी हमने देखा कि कोर्ट ने बोला इसके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन मतलब और सैटिस्फैक्शन मतलब, है ना? आगे देखते हैं। टू डिसीजंस आर स्पेशली वर्थ नोटिंग, है ना? मोतीराम अगेंस्ट एनईएफ रेलवेज, मेजॉरिटी आपके सॉरी केस लो आपको नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मेजॉरिटी upheld the previously expressed view that the power to dismiss public servant at pleasure was discretionary one. The governor cannot delegate the same to the subordinate officer. कोर्ट नंबर इंटरेस्टिंग है। पहले क्या बोला उन्होंने? किसका डिस्क्रिप्शन है? आप क्या बोल रहे हैं? गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन नहीं हैंड ओवर कर सकता, मतलब गवर्नर खुद लेगा डिसीजन। तो पहले बोलते थे भाई, पहले कुछ और अब कुछ और, इसके पीछे कारण है। वन मोर केस, द कोर्ट ऑफर्ड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स। इतने में रुका नहीं कोर्ट, आगे देखो। द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, टू सस्पेंड प्रोविजंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, टू डिक्लेयर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, टू मेक रूल्स रेगुलेटिंग रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर नॉट पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. These are powers vested in the president under the constitution and are incapable of being delegated or entrusted to any other body. है ना? जाते तुम लोग, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले? 365 की, 356 की, प्रेसिडेंट्स रूल होगा स्टेट में। प्रेसिडेंट्स रूल कैसे होगा स्टेट में? आर्टिकल ये बोलता है, if the president is satisfied that the situation on the report of the governor or otherwise the situation in the state has arisen wherein the state government and state cannot be run according to constitutional provisions, है ना? Satisfaction of the president. देखो, failure of constitutional machinery in the state. आपका सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि he is incapable of being delegated or entrusted to any other body. हर एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको, अगर आपको ये सिर्फ मटेरियल है ना आपके लिए जो आप यूज कर सकते हो मींस में, इसलिए मैं आपको दोनों एस्पेक्ट में उसके प्रोज और कॉन्स से दोनों जो व्यूज है कोर्ट के वो बता दूं। जब आपको ये दिखे कि आपको सपोर्टिव लिखना है तो आप बिल्कुल आजी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला यूज कर सकते हो, बोल सकते हो कि दे आर फॉर्मल हेड्स एंड नॉट टू बी एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स ऑन देयर ओन, राइट? शमशेर सिंह के बाद वाला जो डेवलपमेंट है उसको आप डिस्क्रिशनरी पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। नहीं, taking aid and advice is not delegation, but that aid and considering that aid and advice as compulsion on president can be considered as delegation. एवढं कळलं का तुम्हाला? एवरीवन, देखो मैं ना आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं करना चाहता, वो आप आपके पास रखो, लेकिन आपके पास उतना दिमाग खुला हुआ होना चाहिए ये समझने के लिए कि there can be multiple possible readings of the same article। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि आपके लिए ये चैलेंजिंग होगा अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है इस तरह के जो इंडियन और फ्रेंच प्रेसिडेंट के कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, या फिर उस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पावर के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे, इफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज टू बी कंपेयर्ड विद इलेक्शन कमीशन इन सम अदर कंट्री, यू विल फाइंड इट रियली टफ टू राइट सच क्वेश्चंस। सच में टफ होगा अगर आपके पास सच में मटेरियल नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे उसको, और इसीलिए लोगों के रिजल्ट्स नहीं आते। वैसे भी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में शायद we have some students, one of them basically who has got a call for interview for this year, gave last year का interview, last year का interview, didn't clear, इस बार भी उसका interview है,
कॉल आया उसको इंटरव्यू, he'll come and interact with you. I've asked him to talk about one of the topics from our syllabus. He said that, sir, instead of interacting, I would prefer discussing some topic, as he thought that it would be better, as I would also get some confidence speaking with individuals. I'll be there besides, देखते हैं. और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और, now he is faculty member, but then of course like we want him to give attempts. He has given 4 mains, right? Two interviews. This time also he wrote mains, didn't get called for interview. So he'll also come and give you some insights into current affairs. Insight नहीं, topics ही पढ़ाएंगे वो. आपके लिए उतना ही डाइवर्सिटी हो जाएगी थोड़ी. ये तो रोज आके आप लोग मुझे ही सुनते हो, क्या मतलब? प्रवीण बाबा आके प्रवचन देंगे. So he'll be there. देखते हैं. और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि आपने जो क्वेश्चन पेपर लिखे उसका डिस्कशन भी हम दोनों लें. मतलब he is again probably my very oldest student. Was a student of mine in 2008, 2009. So he gave 3 mains, he didn't clear. So he'll come. He'll give. Like we both will sit and we'll talk about answer writing that day. So Monday को होगा वो मी के बैच को. अगर नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर्स बीच इसमें होते तो हम लोग ले लेंगे, या फिर नेक्स्ट फ्राइडे क्वेश्चन बात करेंगे. आपका ना जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना कंसेप्ट का, वो चेंज नहीं करना. वो अंडरस्टैंडिंग बस मुझे ये बताने कि वो कंप्लीट नहीं, आप उसको कंप्लीशन की टुवर्ड्स कोशिश करो लेने की. So this is one more clear case of when constitution has been interpreted by Supreme Court in altogether different way. Exact opposite though interpretations दिखते हैं. These decisions offer radically different view of presidency with wide range of discretionary powers. President and governor are far from irrelevant in the exercise of executive powers. नहीं कड़ा आता तुम्हारा? These two interpretations of the articles of the constitution are altogether on a different end. And with this wide range of discretionary powers, the president and governor under Indian constitution are far from irrelevant, in the exercise of executive power. आप उनको irrelevant नहीं बना सकते. तो केरला के गवर्नर जो बोल रहे हैं ना, मेरे प्लेजर में मैं आपको डिसमिस कर सकता हूँ, आप गलती से उसको ये नहीं समझिए कि वो इज स्टेपिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस. किसने बोला? वो भी तो व्यू हो सकता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का. आप गवर्नर हो गए, आप जिस दिन बैठोगे गवर्नर की पोजीशन पे तो आपको पता चलेगा कि मेरा प्लेजर का रूल में यूज करने का, इंटरप्रिटेशन करने का पावर ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ही देता है. टू एक्ट इन माय ओन डिस्क्रिशन, एंड इन व्हिच एरिया शुड आई एक्ट इन माय ओन डिस्क्रिशन इज टू बी डिसाइडेड बाय मी मायसेल्फ, being a governor. So if I say that pleasure rule is to be interpreted by me, and then under my pleasure I can dismiss the governor, one shouldn't disrespect this view. Whether it is convenient or not is a different question or a different story, but it is a view of the article of the constitution. Convenient शायद ना, क्योंकि फिर वो बाकी हमने देखा ना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंजाइटीज क्रिएट करेगा, आप उससे कैसे डील करो, वो डिफिकल्ट होगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के और गवर्नर के पास प्लेजर रूल. कल को एक बात बताइए, प्रेसिडेंट जाके प्राइम मिनिस्टर को मिले और बोले कि दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर is creating nuisance and I don't think he should enjoy my pleasure anymore. It is your duty to remove him and appoint someone else as a minister. Don't you think that this possibility can be exercised or explored by the president or governor? I'm saying going and meeting to the head of the council. हो सकता नहीं हो सकता कैसे? अगर गवर्नर ऑफ केरला उनके चीफ मिनिस्टर को जाके बोलते कि ये जो मिनिस्टर है इन्होंने इस तरह से कमेंट किया हुआ है and I don't think he should enjoy my pleasure and it is your responsibility to protect my dignity and so you must remove him. क्या ये नहीं बोल सकते गवर्नर? केरला छोड़ो कोई भी गवर्नर. मैं बस पूछ रहा हूँ, इन्हीं प्रोविजन का मीनिंग वो होता है. बस इसमें ये पॉसिबिलिटी आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो कि सर ऐसा हो, अगर मिनिस्टर्स को हमेशा अगर प्रेसिडेंट निकालते जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा. फिर तो प्रेसिडेंट डिक्टेटर बन जाएंगे. फिर उसका क्या करेंगे? फिर उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है प्रेसिडेंट को इम्पीच करो. कर लगा आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल अगर डिक्टेटर बन जाए तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है निकालने का, और इसीलिए प्रेसिडेंट का प्लेजर रूल इंपॉर्टेंट बनता है. इसीलिए आपका सुप्रीम कोर्ट इन केस लॉज में ये बताता है कि डिस्क्रिशनरी डोमेन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज वाइड इनफ, कैन नॉट बी नेसेसरली इंटरप्रेटेड एज लिमिटेड बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इन जनरल केसेस इट इज, अदरवाइज इन एन एक्सेप्शनल केस these constitutional dignitaries which are responsible for maintaining the balance of the constitution must act wisely using their discretion at times to limit or put limits on prime minister and council of ministers. In that case, central government's responsibility. It is central government's responsibility to remove the governor, right? But there are other options also. The chief minister and council of ministers would resign in the protest of governor's actions. And let's see how अभी का जो council of ministers है महाराष्ट्र में, ये थोड़ी करेंगे रिजाइन. लेकिन समझ लो इन्होंने रिजाइन कर दिया गवर्नर के प्रोटेस्ट में, है ना. इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट बोला हम लोग रिजाइन कर रहे हैं, देखो गवर्नर तुम्हें कैसे चलाना है लेजिस्लेटिव असेंबली. तो गवर्नर के लिए भी तो डिफिकल्ट है ना. तो तब तो गवर्नर मोरल डिफीट फेस करेगा उस केस में. बात समझ में आ रही है? तो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, और पॉसिबिलिटीज हम लोग काफी सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं. इशू ये है कि ये तब होना चाहिए जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सट्रीम सिचुएशन को फेस करता है ना. आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि जो आएंगे वो वाइज रहेंगे, एटलीस्ट उस लेवल तक तो नहीं जाएंगे.
उनको पता नहीं था कि हम लोग पहले ही 75 ईयर्स में पूरा एक्सप्लोर करके खत्म कर देंगे, बचेगा कुछ नहीं। समझिए बात। Shamsher Singh, however, relegated them to the mostly ceremonial role. Shamsher Singh ने, however, relegated them mostly to ceremonial role, except on the rare occasions. मैं वही बताया ना मैंने आपको, एक तो मैडम ने अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट को पपेट बनाया, और दूसरा आपके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके पपेट बनाया। तो देखा, प्रेसिडेंट खुद बात नहीं कर सकते खुद के लिए, तो इसलिए वो पपेट बने रहे। कल को प्रेसिडेंट अगर खुद ही कोई डिसीजन ले ले, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट को ये कंपेलिंग होगा कि प्रेसिडेंट के डिसीजन को और उनके यूज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि प्रेसिडेंट सही है। अगर जस्ट इन केस ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो समझ में आई बात। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा। ऐसा कोई अगर चीज जाता है कोर्ट में, अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री लेके जाती है, तो कोर्ट बोलेगा कि ये तो आप दोनों का काम है, आपको तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया हुआ है, जो जिसने अपॉइंट किया उसके पास रिमूवल अथॉरिटी है, आप देख लो, हमारे पास नहीं है। मतलब कौन? प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद आ रहा है आपको? ये भी मैंने आपको एक बार एक गवर्नर वाले एक पॉइंट में बताया था। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो शमशेर सिंह, however, relegated them to mostly ceremonial role, except on rare occasions. They do not enjoy personal discretion. शमशेर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, as if to obviate, that is to avoid this controversy from regaining again or reigning again. वापस ये आए, ये कंट्रोवर्सी तैयार हो, इससे पहले ही पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया 70। अच्छा, ये अमेंडमेंट के पीछे पहले ही, इससे पहले शमशेर सिंह आए, इससे पहले आरजे कपूर है। आपको समझ में आ रही बात? अमेंडमेंट होने से पहले तो आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, प्रेसिडेंट के ऑफिस का जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, उसको डिग्रेड करने का काम तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चालू कर दिया। उसके बाद अमेंडमेंट होता भी है तो वो सिर्फ 74 में होता है। Inspired by the reasoning in Shamsher Singh, an elongated provision replaced the original one. There shall be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall, in exercise of his functions, act in accordance with such advice. 42nd Constitutional Amendment 1976. A polite practice till then, ministerial primacy now enjoyed textual pedigree, textual conformity, है ना? पोलाइट प्रैक्टिस था तब तक के लिए। अब आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो। अच्छा, एक काम करते हैं, आगे का भी पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ 44 अमेंडमेंट का। ये समझा आपको अमेंडमेंट? ये आपको मालूम है ना? बट इवन दिस सम फेल्ट वाज इनसफिशिएंट। ये तो बोला ना आपको, यू शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन। कुछ लोगों को लगा कि ये भी इनसफिशिएंट है। 2 years later further elongation came in the form of proviso, provided that president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with such advice standard after reconsideration. 44 पहले रिकंसिडरेशन का कुछ, कितनी बार रिकंसिडरेशन को भेजना है, जितने बार भेजो। पहले वाले प्रोविजन में रिकंसिडरेशन की कोई प्रोविजन नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया कि एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगा, है ना एवरीवन। लेकिन उसमें एक लूप होल है ना, बाइंडिंग रहेगा, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो अच्छा, रिजेक्ट नहीं, छोड़ दो, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया आपको, तो इसका कोई 42nd अमेंडमेंट में कुछ दिख नहीं रहा आपको। रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, एक बार भेजेंगे, 2 बार, कितनी बार, या फिर भेज भी सकते हैं, नहीं भेज सकते। प्रेसिडेंट कैन डेफिनेटली टेक अ स्टैंड दैट आई कैन सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन, राइट? To avoid that possibility also, 44th amendment was made into Article 74, and it said instead of reversing it, आपको ये शायद मालूम रहेगा, 42nd Constitutional Amendment की मेजर चेंजेस जो है वो 44th Constitutional Amendment ने रिवर्स किए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के पास लेके गए। ये क्यों नहीं किया? इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये तो और एलोंगेट किया ना, आगे जाके ये बोल दिया और एक ही बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेजोगे, उसके बाद अगर एडवाइस आए तो चुपचाप फॉलो करना उसको। बात समझी कुछ आपको? है ना? पोलाइट प्रैक्टिस टिल देन। I want you people to focus on this. See, your constitution makers chose to have precedent in its real draft, as drafted and passed after those deliberations in Constituent Assembly. They sort of created precedent as a real way. Am I correct? जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा ये सेक्शन के, everybody, वो हमने देखा कि वो शायद कुछ रियल हेड के जैसे बनाने की कोशिश नहीं, वो बनाया दिया उन्होंने, लेकिन साइमल्टेनियसली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात, सही बात है एवरीबडी। एक साइड में वो कॉन्स्टिट्यूशनल रियल हेड को इमेजिन कर रहे हैं या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तैयार कर रहे हैं, दूसरे साइड में वो इलेक्टोरल सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं और उसमें एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करते हैं। ये दोनों भी चीजें आप साइमल्टेनियसली देखते हो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्राफ्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, अमेंडेड फॉर्म में नहीं। करेगा, प्लीज ध्यान देना इस चीज पर। ये दोनों भी चीजें देख रहे हैं, हमें बिल्कुल ये मालूम है कि आपका, अगर आप देखो ना, आपने प्रीएम्बल पढ़ा है ना, प्रीएम्बल क्या लिखता है? प्रीएम्बल, विल पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, रिपब्लिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेमोक्रेसी का होना इंपॉर्टेंट। डू यू ऑल एग्री विद मी एवरीबॉडी? तो इसीलिए रिपब्लिक का जो हेड है ना, सिंबल जो है रिपब्लिक का, उसको भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल ड्राफ्ट में उतने ही पावर्स देता है जितने शायद इन रियल सेंस किसी रिपब्लिक के हेड को होने चाहिए। करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली क्योंकि हमने बोला कि हमारे पास डेमोक्रेसी होना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो हमने पार्लियामेंट भी बनाया, लोगों से रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट भी करवाया। वो इलेक्ट होने के बाद
आप किसी प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट भी करेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपका रिपब्लिक का हेड उसको अपॉइंट भी करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट? ये दोनों सिस्टम्स हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। अब आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देना, मैंने बोला आपको कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक डेलिकेट बैलेंस में स्ट्राइक करता है। क्या बैलेंस है? ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ओवर पावर होने देता है रिपब्लिक पे, ना रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव जो है प्रेसिडेंट उसको डिक्टेटोरियल होने देता है। ये पार्लियामेंट के पास ये रिपब्लिक के हेड को रिमूव करने का पावर है, जिसको आप बोलते हैं इम्पीचमेंट पावर। इफ द रिपब्लिक हेड ऑफ द रिपब्लिक गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हेड ऑफ द रिपब्लिक जो है इसके पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो पावर है, बाय यूजिंग पोलाइट प्रैक्टिस टिल देन, बाय यूजिंग प्लेजर रूल, इफ दिस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट becomes dictatorial or majoritarian or going against the constitution, to which we have enough of evidences in the past, right? In that case, this Republican head of the Republic, the guardian of the Constitution, the protector and preserver of the Constitution, would be in a position to remove this government. इसीलिए प्लेजर रूल की प्रोविजन थी। ये बैलेंस था कॉन्स्टिट्यूशन। आपने 74 को अमेंड करके इसको बना दिया पुपेट और इनको बना दिया किंग, है ना? तो ना आपके पास अब डेमोक्रेसी है, जो हमने वॉयलेट होते हुए मैडम के टाइम में भी देखा और अभी भी देखी है ना? ना आपके पास डेमोक्रेसी है इन रियल सेंस, ना आपके पास रिपब्लिक है इन रियल सेंस। अब बात समझिए मैं क्या बोल रहा था कि स्ट्राइकिंग अ डेलिकेट बैलेंस, द पोलाइट प्रैक्टिस टिल देन। आपको अमेंड करने की क्यों जरूरत थी? आपने नहीं अमेंड किया तो क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आप देखोगे कुछ लोग आज के टाइम में जो भी 42nd अमेंडमेंट की बात करेंगे, बोलेंगे, ब्लेम करेंगे नहीं कांग्रेस को बेसिकली। और कांग्रेस ने जो किया उसी के फुटस्टेप्स पे ये आगे चले और दो, उन्होंने उसको और रिजिड बना दिया। थोड़ा दिमाग में क्या बोलूं? सो देखो आज की रियलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है ना? लेकिन सिर्फ इतना होने से कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को आप पूरी तरह अल्टर नहीं कर सकते। Now also we can challenge the wording of 74 clause 1 and its proviso. Those amendments can still be challenged. अगर तुमको बात होती है तो बिल्कुल इसको चैलेंज किया जा सकता है, बस उसके लिए of course like formally एकदम clear logic develop करना पड़ेगा। So I said that these were the two ideas in your constitution, right? अब उसका balance खराब हो चुका है। Now they are not in balance, and your constitution always talked about checks and balances. समझी बात? क्यों किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में ये बोलने की नौबत आती है? अब देखो ना, उनको ये बोलने की नौबत आई कि हम लोग ऐसे लॉज क्यों पास कर रहे हैं? Why cannot we give proper attention and time while passing the laws? Why are we dependent on the Supreme Court? Why do we want Supreme Court to force declare the laws invalid passed by us? Are we not constitutional authority? ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो ऐसे लॉज जो हैफाजर्डली पास किए गए, ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट का मिसयूज करके पास किए गए, उस लॉज को, उस तरह के लॉज को आज के डेट में लिमिटेशन या फिर उसको रोक लगाने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट के सिवाय दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही प्रेसिडेंट को उसी रोल में इमेजिन किया था, टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुडिशरी हियर। इसीलिए आचार्य कृपलानी तभी बोले थे एग्जीक्यूटिव इज लेजिस्लेचर, है ना? तो आप प्रेसिडेंट को कहां इमेजिन करते हो? अगर हम लोग देखें प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस प्रेसिडेंट का क्या है? फॉर्मल हेड तो कोई रिलेवेंस नहीं है, फिर कोई रिलेवेंस ही नहीं है अगर फॉर्मल हेड है तो। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट प्रेसिडेंट शुड बी एक्चुअली, ही कैन नॉट बी सिचुएशनल, he can be. If so required, president must take a stand to stop the misuse of constitutional provisions. बात समझिए आपको सब? Everybody? Very good. Let us take a break. After break, we'll start with the rest of the part. कुछ पता नहीं अच्छा वैसे रोहित